विधवा बांझ बहू के घमंडी ससुराल वाले। प्रीता एक नई नवेली दुल्हन थी। उसकी शादी अक्षय से हुए मात्र एक ही हफ्ता हुआ था। प्रीता अपनी ससुराल में आकर बहुत खुश थी, लेकिन आगे उसकी जिंदगी में क्या होने वाला था इसका उसे भी कोई अंदाजा नहीं था। प्रीता के परिवार में एक जेठानी, जेठ, देवर, ननद और उसके सास ससुर थे। प्रीता मन लगाकर उनकी सेवा करती थी। एक दिन प्रीता का देवर रोहन नाक पर गुस्सा लिए घर आता है और घर में आकर सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। अरे बेटा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? क्या हुआ भाई? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। देवर जी, ज्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं। आप चुप ही रहिए भाभी जी। अरे तो बेटा, हुआ क्या है? तू तो कुछ बता ही नहीं रहा है, बस सारा सामान इधर उधर फेंके जा रहा है। माँ, मेरी नौकरी चली गई। हे भगवान, ये तू क्या कह रहा है? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। हे भगवान, किस मनहूस की नजर लग गई मेरे बच्चे के काम को। प्रीता का पति अक्षय सुबह काम के लिए जाने की तैयारी कर रहा होता है। आप आज इतनी जल्दी काम पर जा रहे हैं? हाँ प्रीता, आज बहुत जरूरी काम है इसलिए। ओहो, बहुत जरूरी काम। आपके लिए तो काम ही ज्यादा जरूरी है। हमेशा काम काम। अरे कभी मेरे साथ भी तो थोड़ा वक्त बिताया कीजिए। ओ प्रीता, ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या, मेरे लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। अच्छा बाबा, नाराज मत हो। मैं आज शाम को तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। खुश? ठीक है? पक्का? हाँ पक्का। तो ठीक है। अक्षय काम पर चला जाता है। प्रीता घर के काम ही कर रही होती है। तभी उसके पास हॉस्पिटल से फोन आता है। अरे मनीषा, जरा देखना किसका फोन है। माँ, मैं जरा बिजी हूँ, भाभी को बोलो वो देख लेंगी। मैं देख लेती हूँ। हाँ जल्दी जा। प्रीता फोन उठाती है। हेलो। हेलो जी, कौन? क्या मेरी बात अक्षय जी के घर में हो रही है? जी 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 हाँ, वही हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्षय जी का एक कार एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो हमारे हॉस्पिटल में ही भर्ती थे। ये खबर सुनकर तो जैसे प्रीता के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। प्रीता कुछ बोल ही नहीं पाती। क्या हुआ? फोन सुनकर तुझे क्यों सांप सूंघ गया? क्या हुआ प्रीता? अरे अब क्या यूं बुद्ध बनी ही खड़ी रहेगी या कुछ बोलेगी भी? अरे ला इधर दे फोन। हेलो, कौन हो भाई? आप अक्षय जी के घर से बात कर रही हैं? हाँ, मैं अक्षय की माँ हूँ। आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर अनुपमा के हाथ से फोन गिर जाता है और अचानक से घर की हंसी खुशी का माहौल कोहराम में बदल जाता है। अक्षय की मौत के कुछ दिनों बाद ही प्रीता के ससुराल वाले उस पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं और उसे मनहूस बोलकर उसकी बेइज्जती करते हैं। अरे जब से ये मनहूस मेरे घर में आई है, तब से कोई न कोई अनहोनी हुई चली जा रही है। हाँ प्रीता, तुम्हारे घर के आंगन में कदम रखते ही हमारे देवर जी की नौकरी चली गई और अब तो तुमने हमसे इस घर का बेटा ही छीन लिया। ये मनहूस है, मनहूस। ऐसा मत कहिए भाभी जी। सासू माँ, अक्षय जी की मौत और रोहन जी की नौकरी जाने में मेरा क्या हाथ हो सकता है? आपका कोई हाथ नहीं था भाभी, आपका इस घर में आना ही अशुभ था। सारे घर वाले प्रीता को इसी तरह टॉर्चर करते थे। पति के मरने के बाद प्रीता की ससुराल वालों ने उसे एक नौकरानी की तरह बना दिया था। वो सारा दिन उससे खूब काम करवाते थे और साथ ही उसे ताने भी देते थे। अबे ओ प्रीता, चल मेरी चप्पल धो। अभी धोती हूँ माँ जी। ऐसे ही नौकरानियों की तरह प्रीता के दिन कट रहे थे। तभी एक दिन काम करते करते प्रीता बेहोश हो जाती है। माँ जल्दी आइए, देखिए ना प्रीता को क्या हुआ। अब इस मनहूस को क्या हुआ? मनीषा, जरा डॉक्टर को फोन लगा। डॉक्टर आ जाता है और प्रीता का चेकअप करने लगता है। चेकअप करके घर वालों को बताता है, कांग्रेचुलेशंस, खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। ये सुनकर परिवार में एक पल के लिए तो सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर अनुपमा अपना दिमाग चलाती है और डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, माँ तो बनने वाली है, मगर क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हमें ये पता लग सके कि इसके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की? अनुपमा जी, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे अस्पताल आना होगा। ये चेकअप वहीं पर होगा। ठीक है डॉक्टर। ये जानने के लिए कि प्रीता के पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, अनुपमा उसे अगली ही सुबह अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर प्रीता का चेकअप करके अनुपमा को बताते हैं, कांग्रेचुलेशंस, आपकी बहू एक बेटी को जन्म देने वाली है। आपके घर में तो लक्ष्मी आने वाली है। अच्छा। अनुपमा प्रीता को लेकर घर वापस आ जाती। मनहूस, कभी तो इस परिवार को कोई खुशखबरी दे, या बस बोझ ही बनना आता है तुझे? पर मैंने क्या किया माँ जी? हाँ, तूने क्या किया? और ये जो तू एक लड़की को जन्म देने वाली है, इसका क्या?
जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आई। आप उस पर क्यों गुस्सा कर रही हैं माँ? नहीं आई तो आ जाएगी ना, मनहूस। अपनी ही तरह एक मनहूस को ही जन्म दे रही है। अरे इसकी जगह अगर एक बेटे को जन्म दे देती तो इस घर को एक वारिस मिल जाता, लेकिन तू तो है ही मनहूस, और तेरी होने वाली औलाद भी मनहूस। बस बहुत हुआ माँ जी, अब तक सिर्फ मेरे ही चरित्र पर बात थी तो मैं चुप थी, लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। इतनी नीच कैसे हो सकती हैं आप? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। हाँ, अगर किसी ने भी मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहा तो ये माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रीता अपनी सास से इतना बोलकर वहां से चली जाती है। प्रीता की ननद मनीषा बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। माँ, वो विधवा, वो नौकरानी आपसे इतनी जुबान चला गई और आप चुप खड़ी हुई है। बेटा, ये शांति तो तूफान के आने से पहले का संकेत है। मतलब ये कि मैं इसकी बच्ची को इस दुनिया में आते ही खत्म कर दूंगी। ग्रेट, वरना एक नहीं दो मनहूस हो जाएंगे। वहीं दरवाजे से सटकर खड़ी प्रीता ये सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनकर मानो उस बेचारी के सर पर आसमान फट गया हो और वो बिना किसी को बताए ही घर को छोड़कर आ जाती है। प्रीता सड़क पर चलती हुई खुद से ही बातें कर रही होती है। हे ऊपर वाले, तू मेरे साथ ये क्या खेल खेल रहा है? पहले तूने मुझसे मेरे पति को छीन लिया, मेरी जिंदगी के सारे रंग छिन गए, और अब तो तूने मुझसे मेरा घर परिवार भी छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊं? प्रीता ऐसे ही चलते चलते एक सड़क के किनारे पर बैठ जाती है। वो बेचारी अपनी किस्मत की मारी अपना वक्त वहीं सड़क के किनारे छोटी सी कुटिया बनाकर गुजारने लगती है, और वो उसी कुटिया में एक बहुत ही कोमल सी बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम दिव्या रखती है। 20 साल बीत जाते हैं। अब प्रीता बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी बेटी दिव्या भी खूबसूरत और जवान हो गई थी। प्रीता ने बहुत मेहनत करके दिव्या को पाला पोसा और उसकी पढ़ाई लिखाई कराई। माँ, एक खुशखबरी है माँ। हाँ दिव्या, क्यों चिल्ला रही है? माँ, मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। सच? हाँ माँ, सच। हे भगवान, तेरा शुक्र है। मैंने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की। हाँ माँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें इस खुशी को सबसे पहले अपने भगवान जी के साथ बांटनी चाहिए। चल दिव्या, मंदिर चलते हैं। प्रीता और दिव्या भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आ जाती हैं। वो मंदिर में गरीबों को भिक्षा दे रही थी। तभी प्रीता की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर प्रीता हैरान रह जाती है, क्योंकि वो औरत और कोई नहीं बल्कि अनुपमा थी, और उसके साथ उसका पति मनोज भी था। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। बहुत भूखा हूँ, कुछ दे दो। उन्हें देखकर अनुपमा की आंखें नम हो जाती है। ये सब देखकर बगल में खड़ी उसकी बेटी दिव्या उससे पूछती है, माँ, आपकी आंखें नम क्यों है? और क्या आप इन्हें जानती हैं? हाँ बेटा, ये तेरे दादा दादी है। प्रीता और दिव्या जल्दी से उनके पास जाते हैं। तब प्रीता उनसे पूछती है, माँ, ये कैसे हुआ माँ? कौन है? अनुपमा को प्रीता को देख सब कुछ याद आ जाता है और वो रोने लग जाती है। मेरे सारे बेटों ने मुझे और तेरे पापा को छोड़ दिया। रोहन ने भी शादी कर ली और हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, और फिर हमारी ये हालत हो गई। प्रीता अपनी सास और ससुर को अपने साथ ले जाती है और उन्हें दिव्या से भी मिलवाती है। नमस्ते दादा और दादी जी, अब से आप यही हमारे साथ इस घर में रहेंगे। अपनी उस पोती को जिसे अनुपमा दुनिया में आने से पहले ही खत्म करने की बात कह रही थी, उसको अपनी इतनी फिक्र करते हुए देखकर अनुपमा को बहुत पछतावा होता है। तुझे तो मैंने कभी अपनी गोदी में भी नहीं बैठाया, तेरी सूरत भी देखना पसंद नहीं की, फिर तू क्यों मेरी इस पत्थर दिल इंसान को इतनी फिक्र कर रही है? भले ही आप मुझे और मेरी माँ को पसंद नहीं करती, लेकिन हो तो आप मेरी दादी माँ ही ना, इसीलिए। अपनी पोती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, और वो दिव्या को अपनी छाती से लगा लेती है और उसे दिल से अपनी पोती स्वीकार कर लेती है। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान की मेहनत सब कुछ बदल देती है।